हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक मोल कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज मैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, होने को तो ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनका यूज़ करके आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है अपने पास? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एटोमिसिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी? ठीक है, तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वही क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी और या एटोमिसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज एटोमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूं O2, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 2, तो ये क्या हो जाएगा? डाई एटॉमिक। और अगर मैं इसकी एटोमिसिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? 2। एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 2। अगर मैं आपसे कहूं N2, तो ये भी क्या होगा? डाई एटॉमिक। एटोमिसिटी कितनी होगी? 2। अगर मैं आप लोगों से कहूं H2SO4, तो H2SO4 में अगर आप लोग नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉली एटॉमिक होगा और इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी? 7। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी और मॉलिक्यूलरिटी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से आप लोगों को पता चल रहा है जिसमें सिंगल एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो? 2। फॉर एग्जांपल, O2, N2, H2। अगर मैं बात करूं डिफरेंट एटम्स की तो HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC। ठीक है, अब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं वो भी 2 टाइप से डिवाइड हो सकते हैं। कैसे? अगर सिमिलर टाइप के एटम्स हैं तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? होमो मॉलिक्यूल्स। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो इसको क्या बोल सकता हूं? हेट्रो। क्लियर? ये हेट्रो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, थर्ड जो पार्ट होगा इसका वो क्या होगा अपने पास? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये भी 2 टाइप से हो सकते हैं, होमो एंड हेट्रो। ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा अपने पास? ओजोन, O3। और अगर मैं डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल SO2, CO2, NO2, N2O एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होगा? होमो टाइप, और ये क्या होंगे? हेट्रो टाइप। क्लियर? अगर मैं इसके फोर्थ टाइप की बात करूं तो फोर्थ टाइप में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। फोर्थ क्या हो जाएगा अपने पास? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो 4 एटम से मिलके बना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? होमो टाइप। और अगर हेट्रो की बात करूं तो फॉर एग्जांपल
NH3 SO3, ये क्या हो जाएंगे? हेट्रोटाइप। ये हो जाएंगे होमोटाइप और ये हो जाएगा हेट्रोटाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक में भी दो पार्ट होंगे, होमो एंड हेट्रो। और अगर लास्ट में बात करूं फिफ्थ टाइप की, तो फिफ्थ अपने पास क्या होगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ क्या हो जाएगा अपने पास? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फॉर एग्जांपल सल्फर, और अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स वाले एटम, डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो H2SO4, HNO3, HClO4, etc। ये भी क्या होगा? होमो, और ये क्या होंगे? हेट्रोटाइप। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या है अपने पास? मॉलिक्युलरिटी और एटोमिसिटी। क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी और एटोमिसिटी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ molecules. First one is monoatomic, second one is diatomic, third one is triatomic, fourth tetraatomic और fifth जो होगा वो polyatomic molecules. Is it clear? अब मैं next topic discuss करने जा रहा हूँ, वो होगा अपने पास average atomic mass. Average atomic mass क्या होगा और कहाँ पर यूज करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पर एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, पॉइंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो 35.5। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, का मतलब क्या यूज आता है ये। तो आप लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल को देखा होगा तो सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें मैक्सिमम के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में मिलेंगे आप लोगों को, पॉइंट्स में दिए होते हैं। वो कहाँ से आए? वो एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू आए। कैसे आए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूँ, क्लोरीन की बात करता हूँ मैं, क्लोरीन एलिमेंट है, इसके अर्थ में कितने आइसोटॉप्स हैं? 2 आइसोटॉप हैं, एक तो 1735 और एक है 1737। क्लियर? अगर मैं इसके परसेंटेज अबेंडेंस की बात करूं, किसकी बात करूं? परसेंटेज अबेंडेंस मतलब अवेलेबिलिटी ऑन इन अर्थ। परसेंटेज अबेंडेंस की बात करूं तो वो कितना है इसका? 75%। और इसके परसेंटेज अबेंडेंस की बात करूं तो वो कितना होगा? वो होगा 25%। ठीक है, ये डेटा बिल्कुल फिक्स है। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 1 kg या फिर ऐसा मान लो अगर मैं 100 ग्राम क्लोरीन लूंगा तो उसमें क्लोरीन 7 जो 35 एटॉमिक मास वाले एटम्स हैं क्लोरीन के, वो कितना परसेंट होंगे? 75%। और अगर मैं उसी मिक्सचर में बात करूं तो ये वाला जो क्लोरीन है, ये जो आइसोटॉप है क्लोरीन का 37 जिसका एटॉमिक मास है, वो 25% अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज अबेंडेंस। क्लियर? 1 kg लोगे तो भी परसेंटेज ये फिक्स रहेगा। तो दोनों ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि ये एटॉमिक मास में यूज करूं या ये वाला एटॉमिक मास में यूज करूं। तो हम क्या करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, अब वो कैसे कैलकुलेट करें? तो एवरेज एटॉमिक मास का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या? परसेंटेज abundance of isotope 1 into molecular mass of isotope 1, clear, plus percentage abundance of isotope 2 into
मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी एटॉमिक मास आएगा या मोलर मास आप बोल सकते हो, यहाँ पर आएगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप 2 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। क्लियर। अगर किसी एलिमेंट के 4, 5 अगर इससे ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। इसके थ्रू कैसे एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो मैं बता देता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। अब इस फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यूज कहां से आई, कैसे आई, तो अगर आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पूरा डेटा गिवन होगा, मतलब परसेंटेज गिवन होगी, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, आइसोटॉप्स गिवन होंगे, सब कुछ गिवन होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। अगर एवरेज एटॉमिक मास देगा तो वो आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे भी वो ट्विस्ट कर सकता है। तो मैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं क्लोरीन के लिए तो वो क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप 1, आइसोटॉप 1 ये है क्लोरीन का, तो इसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है 75 इनटू इस आइसोटॉप का मॉलिक्यूलर मास कितना है 35 प्लस परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप 2 कितना है 25 इनटू इसी का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 37 डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा 100। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 35.5। इज इट क्लियर। ये है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। इसी तरह से इसको यूज किया जाएगा। जनरली जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हम लोग आइसोटॉप्स के केस में यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास दे देगा और फर्स्ट आइसोटॉप का परसेंटेज पूछ सकता है, सेकंड की गिवन होगी, ठीक है। अगर सेकंड का परसेंटेज पूछेगा तो फर्स्ट का गिवन होगा और एवरेज एटॉमिक मास गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। पहले हमने डिस्कस किया है एवरेज एटॉमिक मास, अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात होगी, वहाँ पर अभी किसकी बात हुई थी एटम्स की, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो नेक्स्ट अपने पास है टर्म एवरेज मॉलिक्यूलर मास। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे AMM। क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो देखो जैसे एवरेज एटॉमिक मास आप लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग, ठीक, आइसोटॉप्स के लिए। वैसे एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम लोग यूज करेंगे मिक्सचर के लिए। किसके लिए, मिक्सचर के लिए। कोई मिक्सचर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूं हाइड्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजन और मीथेन एक गैसियस मिक्सचर आपको दिया हुआ है इन दोनों का। अब आपसे कहा जाए इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास बताओ, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप क्या करेंगे, ना तो इसका मॉलिक्यूलर मास यूज कर सकते हो ना एग्जैक्ट इसका मॉलिक्यूलर मास यूज कर सकते हो। तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास, किसका, इस गैसियस मिक्सचर का। इस गैसियस मिक्सचर में और भी कंपोनेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो बहुत सारे कंपोनेंट हम ऐड करेंगे तब भी हम क्या लेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास की जब भी बात होगी वहां पर क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। जनरली गैसियस मिक्सचर होता है। तो अगर मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर्मूला होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल। कैसे, यहां पर तो दो कंपोनेंट है, मान लेता हूं ये फर्स्ट है और ये सेकंड कंपोनेंट है। अगर मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल मास, मास कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा N1 और उसी का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा M1।
मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इनटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में क्या बोला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मास कैसे आएगा मिक्सचर का, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं CH4 मतलब मीथेन के लिए, तो N2 एंड M2, CH4 मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स इंटू मीथेन का मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मोल N1 प्लस N2। मैं इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्लियर। अगर इस फॉर्मूला को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन NI डिवाइड बाय समेशन ऑफ NI। मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल मास, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल मोल्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे क्या करना है। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ gaseous mixture of hydrogen and helium gas। ठीक है, दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, if मोल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दोनों के मोल्स इक्वल हों, और सेकंड कंडीशन क्या है, if मासेस आर इक्वल, दोनों के मास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, या तो एक केस, फर्स्ट केस क्या है अपने पास, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ले लें, तब क्या एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा। और एक कंडीशन क्या है, जब दोनों के मासेस इक्वल हो। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं सॉल्यूशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोल्स आर इक्वल, दोनों के मोल्स इक्वल कर दें, किस किस के, एक तो हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, n, और इसके लिए भी क्या हो जाएंगे, n। इनका मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है मास के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, n इंटू 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, n इंटू 4। क्लियर। तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मास कितना है अपने पास, 4n प्लस 2n मीन्स 6n डिवाइड बाय टोटल मोल कितने होंगे, 2n। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपने पास कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, मासेस आर इक्वल, दोनों के मासेस अगर इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे, तो देखो इधर हाइड्रोजन और हीलियम, मैंने मास को इक्वल कर दिया। यहाँ पर मैं इसका मास क्या मान लेता हूँ, x ग्राम, और इसका भी क्या मान लूंगा, x ग्राम, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो अब मुझे मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, x/4, क्योंकि हीलियम का मोलर मास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो फिर से एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मैं यूज करूं तो क्या हो जाएगा, टोटल मास मींस x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय टोटल मोल्स, क्या हो जाएगा, x/2 प्लस x/4। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 2x अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2x प्लस x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 3x इंटू 4 मीन्स 8/3। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सेकेंड पार्ट का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, वो 2.66 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये बात हुई एवरेज मॉलिक्यूलर मास की। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, मॉलिक्यूलरिटी और एटॉमिसिटी। सेकंड हमने डिस्कस किया एवरेज एटॉमिक मास, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, आइसोटॉप्स के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एवरेज मॉलिक्यूलर मास AMM, ये हम किसके लिए यूज करेंगे, मिक्सचर के लिए। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सचर होंगे तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। किसकी बात करनी है अब,
परसेंटेज कंपोजिशन की। बहुत छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत इजी भी है। कैसे, देखो इधर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना है, तो देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ CaCO3, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, या फिर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला होगा। जैसे आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स है डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, तो आपका क्या आ जाएगा, इंग्लिश का परसेंटेज आ जाएगा, आपके इंग्लिश का कितना परसेंट रहा रिजल्ट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम का मास कितना है 40 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड या टोटल मास ऑफ कंपाउंड। CaCO3 का टोटल मास कितना होता है 100 ग्राम। कैसे आया 40 + 12 + 48, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, कितना परसेंटेज आया 40%। इज इट क्लियर। तो ये है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। इस तरह से आप लोग किसी भी एलिमेंट के लिए परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं ग्लूकोज में कार्बन का परसेंटेज बताइए, ठीक है, ग्लूकोज में आप लोगों को कार्बन का परसेंटेज बताना है, तो कितना परसेंट आएगा, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अगर इसके मोलर मास की बात करूं तो वो कितना होगा 180 ग्राम, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हैं 6 × 12, तो कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 72 ग्राम। अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। कितना आएगा, ये 12, ठीक है, ये 4, कितना हो जाएगा 40%। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज ग्लूकोज में कितना आ जाएगा 40%। बात समझ में आ रही है। तो ये है अपने पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने का प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी। What is density? What is the definition of density? Mass of substance occupied per unit volume is known as density, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, D = m/v। ये अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला, D = m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट क्या होगी, kg/m³ और g/ml। क्लियर। ये इसकी क्या हो जाएंगी यूनिट, ठीक है, kg/m³ और g/ml।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेंसिटी. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, short form AD. Second one is a relative density, short form क्या हो जाएगी RD. ठीक है, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल डेंसिटी की तरह होगी, लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होगी, ये होती है यूनिटलेस. ठीक है, ये जो डेंसिटी है ये क्या हो जाएगी अपने पास, यूनिटलेस. ये यूनिटलेस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को, जो एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उस डेंसिटी से हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे. इसलिए डेंसिटी की जो यूनिट है वो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी. इसलिए जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है, यूनिटलेस. ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करूँ तो ये क्या होगा, इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये सभी के लिए सिमिलर होगी और क्या होगी, D इज इक्वल टू m/v, और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml और kg पर मीटर क्यूब. लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक होगा वेपर डेंसिटी. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे VD, और ये है अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, तो जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेपर डेंसिटी. यहां पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये जो टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स. सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी के दो पार्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी. सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और गैसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेपर डेंसिटी. क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस में क्या आएगा, या तो सॉलिड या लिक्विड, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. क्लियर. अब देखो यहां पर डेंसिटी की कुछ यूनिट होगी, यहां पर डेंसिटी की यूनिट kg पर मीटर क्यूब, यहां पर भी डेंसिटी की यूनिट kg पर मीटर क्यूब, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा. इसीलिए क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है, यूनिटलेस. ये भी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस. क्लियर. सेकंड में बात करूंगा इसके बी पार्ट की. बी होगा अपने पास वेपर डेंसिटी. व्हाट इज वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास होगा VD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट प्रेशर P. किसी फिक्स प्रेशर पर आपको क्या लेना है, गैस की डेंसिटी लेनी है. ये प्रेशर फिक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि वॉल्यूम फिक्स रहे. ठीक है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर. ठीक है, कौन सा प्रेशर, जो गैस का आपने लिया है, जो किसी भी गैस का आपने लिया है जिसके लिए आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो जिस प्रेशर पर है हाइड्रोजन को भी उसी प्रेशर पर रखकर उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो एट प्रेशर P. अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया हुआ, सीधे आपको बोला है कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करो, तो आप लोग हाइड्रोजन को क्या ले सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज क्या होगा, मेंशन होगी, अनलेस अदरवाइज
मेंशन, फिर क्वेश्चन में वो मेंशन किया होगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, कैसे ये इसका फॉर्मूला जनरेट होगा। तो देखो इधर VD इज इक्वल टू, देखो डेंसिटी ऑफ एनी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस मतलब मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट सेम प्रेशर। प्रेशर दोनों का सेम है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, m गैस अपॉन MH2। यहाँ पर मोलर मास ऑफ H2 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, कितनी हो जाएगी, 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, या फिर हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू VD। ये दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इनको यूज़ करना होता है, इसके थ्रू आप लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। देखो यहाँ पर आपको नहीं बताया है कि आपको किसके रेस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लेंगे, किससे रिलेट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस। SO2 का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास अपने पास 64 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पर SO2 की वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी, 32। अगर क्वेश्चन आपको चेंज कर दे, क्वेश्चन अब क्या पूछे, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू मीथेन गैस, ठीक है, CH4। तब आप लोग वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ SO2 कितना होगा अपने पास 64 डिवाइड बाय, अब हम हाइड्रोजन का मोलर मास नहीं लेंगे, क्या लेंगे CH4, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में पूछा है तो CH4 का मोलर मास मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो क्या आ जाएगा, इसकी वेपर डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी 4। इज इट क्लियर। तो आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्या थी अपने पास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्युलरिटी, वेपर डेंसिटी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन्हीं का यूज़ करके आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।